हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। जैसा आप सभी ने न्यूज़ सुनी होगी कि यूएसए का जो एक बहुत बड़ा बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, ये कोलैप्स कर गया है। इसको लेके न्यूज़ सामने आ रही है और ये जो बैंक फेलियर है, ये अगर हम 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद की बात करें तो वाशिंगटन म्यूचुअल एक बहुत बड़ा बैंक था जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के समय फेल हो गया था, या फिर हम एचबीओएस की बात करें उसके बाद यहाँ पे ये लार्जेस्ट बैंक बन गया है, जो कि एक फेल बैंक के रूप में सामने आ रहा है 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। काफ़ी सारे यहाँ पे डाउट्स उठ रहे हैं, क्या ये जो बैंक फेल कर गया है इसकी वजह से क्या वापस से वर्ल्ड जो है एक फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, उसकी क्या संभावना है, उसको यहाँ पे चर्चा करेंगे और रीज़न देखेंगे कि सिलिकॉन वैली बैंक जो है ये कॉलेप्स क्यों कर रहा है। और इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, तो उसकी भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे सेशन का पीडीएफ आप ले सकते हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। 20% ऑफ अभी चल रहा है। 46,000 ये कंप्लीट फ़ी है आपके जीएस प्री मेंस और सी सेट की। यूज़ द कोड RBLI टू गेट दिस ह्यूज डिस्काउंट्स। देखिए, रीज़न की अगर हम बात करें, सिलिकॉन वैली जो बैंक है इसके मैक्सिमम जो कस्टमर है, या हम कहें कि इसका जो कस्टमर बेस है, कहीं ना कहीं जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स जो हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और सिलिकॉन वैली बैंक की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे इंडियन स्टार्टअप्स हैं जिनको इसने सपोर्ट किया है, जैसे पेटीएम इज़ देयर, नापतोल है, कार वाले हैं। तो इसके बैंक के फेल होने की वजह से स्टार्टअप पे तो कंसर्न आ ही रहा है। लेकिन अगर इसका ओवरऑल हम जो कस्टमर बेस देखते हैं तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स हैं। स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा फंडिंग का क्रंच फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो जिस तरीके से इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक है जो सेंट्रल बैंकिंग डील कर रहा है, उसी तरह से सेंट्रल बैंकिंग जो सिस्टम है यूएसए का वो है फेडरल रिजर्व। तो फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है, यूएसए में इन्फ्लेशन, महंगाई 40 साल के उच्चतम स्तर पे चल रही थी, तो ये कोशिश कर रहा है कि महंगाई को कंट्रोल करें, इसलिए मनी सप्लाई को कम कर रहा है। अब मनी सप्लाई को कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। बड़ा आसान है, इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरें आप बढ़ा दो, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरें बढ़ा देते हो तो बेसिकली लोन लेना महंगा हो जाएगा। लोन लेना महंगा हो जाएगा और धीरे धीरे मनी सप्लाई कम होगी। मनी सप्लाई कम होगी तो ये डिमांड कम करके इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करेगी। तो पिछले काफ़ी महीनों से लगातार फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से अब लोन लेना महंगा हो गया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप को पहले इजीली फंडिंग एक्सेस हो रही थी, कोई अपना आईपीओ ला रहा है, आराम से उनका सब चल रहा है। लेकिन अब इनके लिए फंडिंग के जो रिसोर्सेज या सोर्स हैं वो बहुत रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं। दे आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू गेट द फंड। और ये जो इनकी फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसी को पूरा करने के लिए काफ़ी सारे जो इस बैंक के क्लाइंट्स हैं, सिलिकॉन वैली बैंक के, ये पैसा निकालना शुरू करते हैं। अब पैसा निकालना शुरू कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जब जो क्लाइंट आप देखोगे, बड़े बड़े या तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं या बड़ी टेक बेस्ड कंपनियां हैं, तो काफ़ी सारा विड्रॉल ये एक साथ यहाँ पे निकाल रहे हैं। इस रिक्वायरमेंट को, पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो सिलिकॉन वैली बैंक है ये काफ़ी सारे तरीके अपना रहा है। क्योंकि देखो, बैंक क्या करते हैं, बैंक के अंदर जो भी डिपॉजिट हम लोगों ने डाल रखा है तो बैंक उनको या तो लोन के रूप में आगे देते हैं या फिर इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, तो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। अब बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको कुछ इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अब हो क्या रहा है, मार्केट के इंटरेस्ट रेट तो लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मार्केट के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपकी बॉन्ड की वैल्यू जो है नीचे जा रही है। अगर मार्केट के इंटरेस्ट रेट कम होते तो बॉन्ड वैल्यू ऊपर जाती, इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो अभी हम देख रहे हैं लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड की वैल्यू नीचे चली गई है। अब बॉन्ड की वैल्यू नीचे गई है तो नीचे जाने के बाद भी जो सिलिकॉन वैली बैंक है ये अपने बॉन्ड को बेचने पे मजबूर है। क्यों? क्योंकि लोग पैसा निकाल रहे हैं, उनके पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। और इसने जो डिपॉजिटर्स का पैसा है उसको बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा था। जनरली बैंक्स करते हैं क्योंकि वो लंबे समय तक उसको डाल के रखते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हमें रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से जो स्टार्टअप्स हैं वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए इसको बॉन्ड अपना बेचना पड़ रहा है। अब बॉन्ड इसने बेचा है घाटा खा के। ओके, आप देख रहे हो लगभग $2 बिलियन का लॉस यहाँ पे इसको ऑलरेडी हो चुका है। और ये जो लॉस खा के ये बेच रहा है, उसके बाद भी जो रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं हो पा रही है। फिर इसने अनाउंस किया कि हम जो है स्टॉक सेल करेंगे। और ये जब अनाउंसमेंट मार्केट में गया कि ये जो पर्टिकुलर बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक है, ये डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है टू मीट द लिक्विडिटी डिमांड ऑफ द डिपॉजिटर्स, कि जो डिपॉजिटर पैसे मांग रहे हैं उसकी डिमांड को पूरा करने में इसको डिफ़िकल्टी फेस हो रही है। मार्केट में ये न्यूज़ गई, इसका शेयर डाउन चला जाता है, 60% तक नीचे जाता है। मार्केट में एक तरह का पैनिक क्रिएट हो गया। जितने भी लोगों ने यहाँ पैसा जमा कर रखा है वो ये चाहेंगे कि हम फटाफट से अपना पैसा निकाल लें, नहीं तो हमारा पैसा अटक जाएगा या डूब जाएगा।
ये जो पर्टिकुलर स्थिति होती है इसको हम कहते हैं बैंक रन। तो एक तरह से टिपिकली बैंक रन जैसी स्थिति ये फेस कर रहा है। और जब इस तरह की स्थिति बन के सामने आई, क्योंकि सब लोग चाहेंगे कि फटाफट हम अपना पैसा निकाल लें, कहीं डूब नहीं जाए, तो इस तरह की स्थिति जब सामने आई तो यहाँ पे जो रेगुलेटर है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन फाइन, इसकी तरफ से ये अनाउंस कर दिया गया है कि सिलिकॉन वैली बैंक है इसको हम बंद कर रहे हैं और इसके जो भी असेट्स हैं उसको हम अपने अंडर में, अपने कंट्रोल के अंदर ले रहे हैं। और ये पूरा एपिसोड इस तरीके से सामने आता है और ये सिलिकॉन वैली बैंक जो कोलैप्स करता है उसकी जो हमने देखा, रीज़न देखा, उसको थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से हम समझ पाए हैं। तो कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इनोवेशन है, इसने शट कर दिया था इस बैंक को और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को कि आप जो है इसके असेट वगैरह को यहाँ पे देखिए, इस तरीके से इसको डील करना है। तो FDIC की तरफ से एक नया बैंक क्रिएट किया गया है ताकि जो भी लोगों के डिपॉजिट इस सिलिकॉन वैली बैंक में थे या जो दूसरे असेट्स थे वो यहाँ पे रखे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, हमारे बैंक के अंदर जो भी पैसे होते हैं उस पर कुछ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे इंडिया में भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में अगर पैसा रखा है तो 5 लाख रुपए तक का जो है इंश्योरेंस रहता है। मतलब जिस बैंक में आपका पैसा पड़ा है, अगर वो बैंक फेल कर जाता है, बंद हो गया है, कुछ भी हो गया, तो उसमें आपका अगर पैसा है लेटर से 10 लाख रुपये है तो आपका 5 लाख रुपये तक इंश्योर्ड है अमाउंट, वो आपको मिल जाएगा। पहले ये 1 लाख था, आप इंडिया में बढ़ा के 5 लाख कर दिया। तो इसी तरह से यहाँ पे जो इंश्योर्ड डिपॉजिट है वो है $2.5 लाख है। तो ये कह रहे हैं कि डिपॉजिटर जो अपना इंश्योर्ड डिपॉजिट है, मतलब $2.5 लाख तक का जो पैसा है उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे सबसे बड़ी ये आ रही है कि ये जो पर्टिकुलर सिलिकॉन वैली बैंक है इसमें $175 बिलियन के डिपॉजिट्स हैं और जितने भी डिपॉजिट हैं लगभग 90% जो हैं अनइंश्योर्ड हैं, 90% तक अनइंश्योर्ड है। तो दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि आपका इंश्योर्ड है नहीं, तो फिर आप ये 2.5 लाख तक कैसे एक्सेस करोगे। अगर इंश्योर्ड होता भी है उस केस के अंदर भी आप देखोगे ज़्यादातर इसके जो क्लाइंट हैं, ज़्यादातर जो डिपॉजिटर्स यहाँ पे हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनका पैसा डेफिनेटली $2.5 लाख से ऊपर ही है। मिलियंस के अंदर इन्होंने पैसा इस पर्टिकुलर बैंक में डाल रखा है। और जो स्टार्टअप या टेक बेस्ड कंपनी है उनके लिए ये फेवरेट बैंक रहा है। इंडिया की काफ़ी सारी स्टार्टअप्स हैं जो इस पर्टिकुलर बैंक में अपना खाता रखती हैं। रीज़न ये है कि काफ़ी सारी इसने जो है फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है। जैसे आप देखोगे इनकम टैक्स का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, सोशल सिक्योरिटी रिगार्डिंग नंबर की रिक्वायरमेंट है, वो आपको नहीं करनी होती, प्रोसेस बड़ा इजी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इंडिया की कंपनियों ने या फिर इजराइल की स्टार्टअप कंपनियों ने, बहुत सारी कंपनियों ने, स्पेशली स्टार्टअप्स ने यहाँ पे अपने अकाउंट रख रखे हैं, पैसा रख रखा है। नाउ दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू गेट एक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मनी, क्योंकि आपका जो इंश्योर्ड अमाउंट है उतना तो हो जाएगा, लेकिन जनरली हम देख रहे हैं ज़्यादातर लोगों के पास ये $2.5 लाख के ऊपर ही चल रहा है। हालांकि इन्होंने एक टोल फ्री नंबर दिया है और इंडिया की तरफ से जो स्टार्टअप्स हैं उनकी तरफ से न्यूज़ आ रही है कि हम मतलब बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे को, क्योंकि वो पैसा एक्सेस नहीं होगा तो कंपनी स्टार्टअप्स बंद हो सकते हैं। क्या यहाँ पे ये रीज़न आपने देख लिया, रीज़न सिंपल सा इसमें यही है सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने का, कि ये जो है जो भी डिपॉजिटर्स का मनी है जो कि वो चाह रहे हैं विड्रॉ करना, उस डिमांड को ये फुलफ़िल नहीं कर पा रहा और एक साथ जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो अपना पैसा निकालना चाह रहे हैं। और ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं स्टार्टअप के अंदर जो है काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं फंडिंग को लेके, या फिर हम देख रहे हैं कि लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, उस वजह से इन्वेस्टर भी पैसा नहीं डाल रहे हैं और लिक्विडिटी की इशू इस पर्टिकुलर बैंक द्वारा फेस की जा रही है, जिस वजह से बैंक रन जैसी स्थिति बनी है और फाइनली इसको बंद किया गया है। क्या ये 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ हमें ले जा रहा है? तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नहीं, ये बोलना भी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन होगा, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि ये जो ब्रॉडर बैंकिंग सेक्टर है उसको इम्पैक्ट करेगा। यूएसए की बात करें तो ये यूएसए का 16वां सबसे बड़ा बैंक है। और दूसरा अगर हम देखते हैं यूएस के ही एक बड़ा बैंक है जेपी मॉर्गन से, अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो ये जो पर्टिकुलर सिलिकॉन वैली बैंक है इसके असेट्स हैं लगभग $200 बिलियन के पास, जबकि जेपी मॉर्गन के पास में 3 ट्रिलियन मतलब 3000 बिलियन का असेट है। तो कंपैरेटिवली इतना बड़ा भी नहीं है अगर दूसरे और बैंकों को देखें, और फिर इसका जो इम्पैक्ट होगा वो लिमिटेड होगा। इसका रीज़न ये है कि इसका यूनिक एग्जिस्टेंस, कि ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को ही ज़्यादा जो है सर्व कर रहा है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप्स है वहीं पे इसका प्रेजेंस है। तो इतना डाइवर्सिफाइड इसका ऑपरेशन नहीं है कि हर इंडस्ट्री के अंदर जो है वो पैसा दे रहा है, तो इसका रिपल इफेक्ट होगा लेकिन कंपैरेटिवली लिमिटेड होगा। और यहाँ पे एक स्ट्रेस टेस्ट भी किया गया फेडरल रिजर्व के द्वारा कि क्या हमारे बैंकिंग का जो सेक्टर है उसकी स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक रिसेशन भी आता है, मंदी भी आती है, तो भी हमारा बैंकिंग सेक्टर उस मंदी को डील करने के अंदर सक्षम है। तो ओवरऑल ऐसा कोई रिस्क नहीं है जो कि एक तरह से पूरे बैंकिंग सेक्टर को ही नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि इसके रिपल इफेक्ट होंगे, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सिलिकॉन वैली बैंक जो है ये स्टार्टअप के अंदर अपनी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंस रखता है। तो स्टार्टअप जो है उनको नुकसान यहाँ पे डेफिनेटली होगा, थोड़ा सा पैनिक वहाँ पे रहेगा।
आप देखेंगे स्टार्टअप इंडस्ट्री ऑलरेडी फेस कर रही है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज, फंडिंग के इश्यूज फेस कर रही है। और इसी को लेके आप देखोगे तो यूनियन मिनिस्टर की तरफ से भी स्टार्टअप के रिगार्डिंग ये मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टार्टअप है जिन्होंने इस पर्टिकुलर बैंक में पैसा रख रखा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर देयर। अब उस पैसे को अगर ये स्टार्टअप एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो लोगों को सैलरी कैसे देंगे, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बंद होने की नौबत आ जाएगी। ये स्थिति है इंडिया के साथ ही नहीं है, इसराइल के काफ़ी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। कुल मिला के ये हमने देखा कि क्या रीज़न थे सिलिकॉन वैली बैंक के कॉलैप्स करने के। ये एक बैंक रन एक टर्म हमने डिस्कस की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, इसको ध्यान रखिए। इंडिया के केस में अगर ऐसा कुछ बनता है तो आरबीआई यहाँ पे इंटरवीन करता है, सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट कंट्रोल अपने हाथ में लेता है और यहाँ पे पूरी इशू को मैनेज करता है। दूसरा हमने देखा कि आज 2008 जैसा फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति बन रही है, तो वैसा कुछ नहीं है। फिर हमने स्टार्टअप पे इसका इम्पैक्ट देखा है, क्योंकि इंडिया में देखें तो बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप हैं जैसे पेटीएम, कार वाला, नापतोल वगैरह, जिसके अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कई बार और बहुत सारे स्टार्टअप हैं जिनको पैसे की ज़रूरत हुई तो उसने पैसा भी दिया है। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सेशन का पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अनअकैडमी पे आप जुड़ सकते हो। दिस इज काइंड ऑफ 1 पॉइंट सॉल्यूशन जहाँ कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिल रही है, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ लेक्चर्स, नोट्स पूरे मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन, टेस्ट सीरीज। ओके, ये सारी चीज़ें एक ही बार फीस देने में मिल जाती हैं और अभी आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। यूज़ द कोड RB Live हियर। ओके, जिसकी फ़ीस 46,000 है 1 साल की। 16 मार्च से नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। पाथफाइंडर टीम की तरफ से आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और 0% EMI ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं तो 3 अप्रैल से सेकंड ऑफलाइन बैच दिल्ली में राजेंद्र नगर में स्टार्ट हो रहा है। प्री स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए भी आप जा सकते हैं, ओके, कॉम्बैट के लिए। UPSC का EPFO अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन भी अलग से ले सकते हैं, बहुत ही कम फीस पे अवेलेबल है। 1800 से ही स्टार्ट हो जाती है इसकी फ़ीस, इसके लिए भी जा सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे।